वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो न्यूज़ हेडलाइंस है, अरेस्ट इन ब्रीच ऑफ अर्नेस्ट कुमार गाइडलाइंस, दिल्ली कोर्ट सेंटेंसेस पुलिस ऑफिसर टू 1 डे इम्प्रिजनमेंट। ये लाइव लॉ का न्यूज़ है। दिल्ली हाई कोर्ट सेंटेंसेस पुलिस ऑफिसर टू जेल फॉर अ डे फॉर अरेस्टिंग मैन विदाउट नोटिस। ये बार एंड बेंच का न्यूज़ है। एंड दिल्ली हाई कोर्ट सेंटेंसेस सब इंस्पेक्टर टू 1 डे जेल फॉर वायलेटिंग अरेस्ट रूल्स। ये हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, तो ये न्यूज़ है एक पुलिस वाले को दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत तरीके से अरेस्ट करने पे, जो अरेस्ट करने के गाइडलाइंस हैं उनको वायलेट करने के लिए 1 दिन के लिए जेल में भेजा है। तो फ्रेंड्स, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है और किस गाइडलाइंस के वायलेशन पर जेल भेजा है और किसको अरेस्ट करने के लिए, उस केस का स्टोरी क्या है, इसके बारे में पूरी तरह से हम बात करेंगे आज। और ये आपके लिए भी जानना ज़रूरी है कि किस तरह से हम अपने अरेस्ट के समय अपने अधिकारों को जान सकें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं, इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, क्या क्या डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस केस का थोड़ा ब्रीफ देखेंगे, केस का नाम देखेंगे, ओके, और दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ये इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात हो गई। और फ्रेंड्स, उसके बाद बात करेंगे अर्नेस्ट कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, एक केस है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अरेस्ट इन ब्रीच ऑफ अर्नेस्ट कुमार गाइडलाइंस। तो अर्नेस्ट कुमार गाइडलाइंस, तो इसके बारे में बात करेंगे कि अर्नेस्ट कुमार का केस क्या था, ओके। और फिर अरेस्ट से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करेंगे सीआरपीसी की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 41 और सेक्शन 41A। तो इसमें हम बात करेंगे कि 41 क्या कहता है, हमारे अरेस्ट के रूल क्या हैं, और 41A क्या कहता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। उसको, हमारे चैनल को फेसबुक पे भी लाइक करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, ट्विटर पे भी फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है उसको ज्वाइन करें, जिसमें हम हमेशा अपडेट चैनल के बारे में देते रहते हैं, और लिंक्डइन पे भी ज्वाइन करें, ओके। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वीडियो। नेम ऑफ द केस क्या है कि नेम ऑफ द केस है राकेश कुमार थ्रू मिस्टर अजय कुमार पिपनिया एंड अदर्स वर्सेस विजयंता आर्या डीसीपी थ्रू मिस्टर सादर फरसात एंड अदर्स। ये केस है। फ्रेंड्स, केस क्या है कि एक पिटिशनर है राकेश कुमार नाम का, उसने फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटिशन थ्रू हिज एडवोकेट। फाइल क्या किया, अगेंस्ट ए पुलिस ऑफिसर फॉर अरेस्टिंग हिम वायलेटिंग द गाइडलाइंस इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट regarding arrest as he has not been served any notice under section 41A of CRPC before his arrest। राकेश कुमार ने फाइल किया कंटेम्प्ट पिटीशन एक पुलिस वाले के खिलाफ कि उसने उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा इशूड गाइडलाइंस को वायलेट करते हुए अरेस्ट किया था, और दिल्ली कोर्ट ने उस पुलिस ऑफिसर को गिल्टी पाया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट केस में। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा उस केस में, उसके बाद बताएंगे कि क्या उसने सेंटेंस क्या किया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर्स राइट टू पर्सनल लिबर्टी इज एंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट कैन बी कर्टेल्ड ओनली बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये लाइन फ्रेंड्स कहाँ से आता है, ये लाइन आता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। ये ऐसा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है कि ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। बाकी सारे राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं, इसको नहीं सस्पेंड किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट अर्नेस्ट कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा था, एक गाइडलाइंस जारी किया था, और गाइडलाइंस में फिर ये भी एक कंडीशन बताया था कि आपको सेक्शन 41A CRPC का नोटिस किसी को भी अरेस्ट करने से पहले देना होगा। ये हर केस में नहीं देना होगा, उस गाइडलाइंस में बताया है कि किस किस केस में देना होगा। आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने और कहा,
Arrest and incarceration destroys a person and collaterally affects many other innocent relatives. Okay, it is not only the petitioner who has suffered the humiliation and the indignity of being arrested, but the ordeal would have affected the reputation of his family, his children, wife and parents. Okay, ये हो गया. नेक्स्ट आते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है, सजा क्या दी है उस पुलिस वाले को. तो सजा दी है, जैसे कि हम सबसे पहले ही देखें, सेंटेंस 1 डे सेंटेंस सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 2000 का फाइन लगाया है, प्लस में 15,000 कंपनसेशन देने की बात की है कि आप उस व्यक्ति को जिसको आपने गाइडलाइंस को वायलेट करके अरेस्ट किया था उसको आप एज ए कंपनसेशन पेड करेंगे. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे इस अर्नेश कुमार वाले केस के बारे में. ओके, अर्नेश कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार. फ्रेंड हमारे यहाँ दो तरह के ऑफेंस होते हैं. दो ऑफेंस में क्या होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं कि इसमें आपको पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है. ओके, अरेस्ट विदाउट वारंट, किसी भी वारंट की जरूरत नहीं है. अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को वारंट चाहिए. फ्रेंड्स अब आप कहेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन है, ये कैसे पहचाने. तो फ्रेंड्स जितने भी आपके आईपीसी में ऑफेंसेस लिखे हुए हैं उसके आगे सब में लिखा हुआ है कि ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, ये कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है, ये ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है या ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है, ये सब कुछ लिखा हुआ है. तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स क्या किया, सबसे पहले अर्नेश कुमार का मामला समझ लेते हैं. अर्नेश कुमार एक बंदा है, इसकी शादी 2007 में हुई थी. तो एक ऑफेंस है आईपीसी में फ्रेंड 498A. ओके, 498A क्या कहता है, 498A है कि हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वोमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी. मतलब ये वोमेन को, एक वाइफ को हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स के क्रुएल्टी और हरासमेंट से बचाने के लिए सेक्शन लाया गया था. सेक्शन लाया गया था औरतों को बचाने के लिए, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा. तो अर्नेश कुमार पर उसकी वाइफ ने 498A के तहत केस कर दिया, एक सेक्शन के अंडर केस कर दिया. केस करने के बाद अर्नेश कुमार ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी डाली और एंटीसिपेटरी बेल के लिए जब अर्जी डाली उसका एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो गया. तो हाई कोर्ट से भी जब खारिज हो गया तो अर्नेश कुमार ने एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में एक अपने बेल पिटीशन डाला. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेल पिटीशन इसका ग्रांट किया और साथ ही साथ कुछ गाइडलाइंस बनाए अरेस्ट के लिए. जैसे पुलिस अरेस्ट करती है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा कि पुलिस का जो अरेस्ट करने का पावर है वो कई बार सिर्फ इसलिए एक्सरसाइज करते हैं कि उनको दिखाना होता है कि हमारे पास पावर है. और दूसरी बात कि पुलिस अरेस्ट, पावर ऑफ अरेस्ट ऑफ द पुलिस इज द लुक्रेटिव सोर्स ऑफ करप्शन. ये करप्शन का एक सोर्स है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉग्निजेबल ऑफेंस को दो पार्ट में उस गाइडलाइंस के लिए किया. एक जिसमें आपको 7 साल से कम की सज़ा हो और एक जिसमें 7 साल से अधिक की सज़ा हो. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस बनाया कि जिसमें भी 7 साल से कम की सज़ा हो, आप उसमें इन कंडीशन में ही आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं और इन कंडीशन में गिरफ्तार कर सकते हैं और इन प्रक्रियाओं की तहत गिरफ्तार कर सकते हैं. बाकी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं. बाकी आपको 41A के अकॉर्डिंग आपको एक नोटिस देना होगा. तो 41A के अकॉर्डिंग नोटिस जब देना होगा तो उसके बाद आप, अगर आपको लगता है, बहुत सारा कंडीशन है उसके बारे में बात करेंगे कि कब आप गिरफ्तार कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए हम फ्रेंड पढ़ेंगे आज 41 सेक्शन 41 CRPC एंड 41A ऑफ CRPC. तो 41 का आधा भाग पढ़ेंगे जिसमें कि 7 साल से कम जिसकी सज़ा है उसको अरेस्ट करने के क्या कंडीशंस हैं और क्या आपके प्रोसीजर हैं उसके बारे में बात करेंगे और 41 के बारे में बात करेंगे. ओके,
तो सबसे पहले सेक्शन 41 पढ़ते हैं फ्रेंड। सेक्शन 41 का एक ही पार्ट हम पढ़ेंगे जो 7 साल से कम की सज़ा वाला है। तो उसमें देखते हैं 41, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, इसका हेडिंग ही है कि विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट कर सकता है। तो जैसे आप लैंग्वेज पढ़ते जाएं, एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। ओके, अब अरेस्ट एनी पर्सन किसको अरेस्ट कर सकता है? हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है उस पुलिस वाले के, पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में, पहला कंडीशन। दूसरा, अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that, अगर किसी के खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेंट आया है या फिर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला है पुलिस को या फिर कोई रीजनेबल सस्पिशन है पुलिस वाले को कि ही हैज़ कमिटेड कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जो कि पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट विच मे बी लेस देन 7 years और विच मे एक्सटेंड टू 7 years विथ और विदाउट फाइन। जो उसने ऑफेंस कमिट किया है वो 7 साल से कम सजा का है या 7 साल तक का है, फाइन के साथ या फाइन के अलावा। ओके, द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इंफॉर्मेशन और सस्पिशन दैट। अब देखो, अब ये सारी चीज़ें हैं जो, ये तो मैंडेटरी कंडीशन है, ये होना ही चाहिए तभी आप अरेस्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ ये होना काफ़ी नहीं है। अब उस के आधार पे अगर पुलिस वाले के सामने आप करते हैं तो पुलिस वाला तो आपको अरेस्ट कर लेगा, लेकिन आप अगर उसके पास कंप्लेंट गया है, इन्फॉर्मेशन मिली है या फिर सस्पिशन है, तो उस सस्पिशन के आधार पे पुलिस को अगर लगता है, कंप्लेंट, इन्फॉर्मेशन और सस्पिशन के आधार पे कि पुलिस को लगता है कि यहाँ पे इस ऑफेंस मतलब जिसने ऑफेंस किया है उसको अरेस्ट करना कंपलसरी है, नेसेसरी है। अननेसेसरी क्यों है? टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर क्राइम, उस पर्सन को आगे किसी क्राइम को करने से रोकने के लिए उसका अरेस्ट जरूरी है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए उस पर्सन का अरेस्ट जरूरी है। इसके बाद उस पर्सन को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टैंपरिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर। अगर पुलिस को लगता है कि जिस बंदे ने ऑफेंस किया है वो अगर बाहर रहा, उसको अरेस्ट नहीं किया गया, तो वो एविडेंस को डिसअपियर कर सकता है या एविडेंस को टैंपर कर सकता है। ठीक है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to the police officer। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये पर्सन अगर बाहर रहता है तो गवाहों को या फिर जो भी इस केस में जानकार है, केस के बारे में जानता है, फैक्ट को जानता है, उसको पुलिस या कोर्ट को बताने से, कोर्ट के सामने डिस्क्लोज करने से रोकेगा। किस तरीके से रोकेगा? उसको इंड्यूसमेंट से रोकेगा या उसको धमकी दे के रोकेगा या फिर उससे कोई वादा करके रोकेगा, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकता है। और अगर पुलिस को लगता है एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड कांट बी इंश्योर्ड, अगर पुलिस को लगता है कि अगर इसको अरेस्ट नहीं किया गया तो उसका प्रेजेंस जब भी कोर्ट में ज़रूरत होगी उसको हाजिर करने की, वो हाजिर नहीं किया जा सकता है, भाग जाएगा या फिर कुछ ऐसा करेगा कि उसको प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा कि सिर्फ ये उस पुलिस ऑफिसर को विश्वास करना काफ़ी नहीं है। पुलिस ऑफिसर को इन बातों पे क्यों विश्वास है, ये इसका रीज़न राइटिंग में देना होगा। ओके, राइटिंग में लिखेगा कि हमको ये चीज़ लगता है, ये कम ज़रूरी लगता है इसको गिरफ्तार करना इन वजह से, तो वो वजह क्या है और वजह आपका सही कैसे है, ये पूरा आपको राइटिंग में लिखना होगा पुलिस को। इसके बाद है फ्रेंड्स, प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सब सेक्शन रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। यही नहीं, अगर पुलिस को लगता है कि अरेस्ट करना इसका जरूरी है, वो भी राइटिंग में उसको देना है
और अगर पुलिस को लगता है कि अरेस्ट नहीं करना चाहिए, अरेस्ट करना नेसेसरी नहीं है, ये रीज़न भी पुलिस को राइटिंग में देना होगा। फ्रेंड अब पढ़ते हैं 41A। 41A नोटिस है, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। उसी केस में पुलिस ऑफिसर नोटिस देता है। तो इसका है फ्रेंड, द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेज वेयर अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41 issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him or at such other place as may be specified in the notice। तो फ्रेंड लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अरेस्ट नेसेसरी है तो अरेस्ट करेगा, और किन किन वजह से लगता है नेसेसरी है उन वजहों को रिकॉर्ड करेगा, राइटिंग में लिखेगा। और अगर पुलिस वाले को लगता है कि अरेस्ट नेसेसरी नहीं है, उसको भी राइटिंग में लिखेगा और राइटिंग में बताएगा कि क्यों नेसेसरी नहीं है। ओके, तो अगर अब आगे बढ़ते हैं 41A में क्या कहता है कि अगर पुलिस को लगता है कि इसमें अरेस्ट नेसेसरी नहीं है, ओके, तो उसमें क्या करेगा कि पुलिस वाले उस पर्सन को एक नोटिस देगा और नोटिस में उसको बुलाएगा अपने पास, या फिर जहां वो चाहे नोटिस में एक प्लेस देगा, उसको बुलाएगा। ओके, एक चीज़ ये हो गया। उसके बाद क्या होगा कि जिस बंदे को नोटिस मिला है उस बंदे की ड्यूटी होगी कि नोटिस के जो टर्म्स है उससे कंप्लाई करे। व्हेन सच नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ नोटिस। नोटिस के साथ कंप्लाई करना किसकी ड्यूटी है? उस पर्सन की जिसको नोटिस दिया गया है। इसके बाद क्या होता है, तीसरा पॉइंट इसका क्या है कि वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस ही शैल नॉट बी अरेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस रेफर्ड टू इन द नोटिस। ठीक है, जब तक वो बंदा कंप्लाई करता है नोटिस के साथ और नोटिस के साथ कंप्लाई करना जारी रखता है, उसको उस रिस्पेक्ट में उस ऑफेंस के लिए जो कि नोटिस में मेंशन्ड है के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अनलेस जब तक कि फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड, वो रीजन रिकॉर्ड करके पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द ओपिनियन दैट ही ऑट टू बी अरेस्टेड। पुलिस ऑफिसर को अगर लगता है कि इसको अरेस्ट करना जरूरी है तो वो रीज़न को रिकॉर्ड करते हुए लिखते हुए कि क्यों ज़रूरी है, जो कि सेक्शन 41 में कई सारा रीज़न दिया गया हो कि इस वजह से आप अरेस्ट कर सकते हैं, तो उसको लिखते हुए पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। अब ये तो हो गया कि अगर कंप्लाई कर रहा है, तो अगर कंप्लाई नहीं कर रहा है, वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, the police officer may, subject to such orders as may have been passed by a competent court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice। अगर कोई व्यक्ति जिस पे नोटिस जिसको दिया जा चुका है वो कंप्लाई नहीं कर रहा है टर्म्स को नोटिस के और खुद को पहचान कराने से अनविलिंग है, मतलब अपने आप को छुपा रहा है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट से ऑर्डर पास कराएगा और ऑर्डर पास करने के ऑर्डर के बिहाफ पे उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद अरेस्ट करने के बाद, ये अरेस्ट करने की बात हुई। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि पुलिस वाले को सज़ा मिली, अरेस्ट करने के तरीकों पे और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो न करने के लिए। तो आज हमने क्या देखा, सेक्शन 41 पढ़ा और सेक्शन 41A पढ़ा, अर्नेस्ट कुमार का जजमेंट जाना। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप लॉ एस्पायरेंट्स हैं तो भी, या फिर लॉ ग्रेजुएट्स हैं तो भी, या फिर लॉ LLB में पढ़ाई अभी कर रहे हैं फिर भी, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई सारे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। और कमेंट करके बताएं कि आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं और लॉ में किस टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। धन्यवाद।